गाजीपुर से अफसर हुसैन। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सामने देख रहे होंगे वीडियो में, अभी बगल में हमारे बैठे हुए हैं जनाब योगेश विक्रांत सिंह जी। ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और अभी आगे वीडियो में आप देखेंगे। और 4 नवंबर को युवराजपुर में एक कार्यक्रम किया गया है तो वह जयंती, लेकिन उसके पीछे बहुत से उद्देश्य हैं, आगे हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बात इनके लिए कहेंगे। हम पहली मुलाकात हो रही है ये कि दोस्ती दिल से हो तो वफा बन जाती है, दोस्ती मोहब्बत से हो तो प्यार बन जाती है, दोस्ती अनजान से हो तो पहचान बन जाती है, और दोस्ती अच्छे इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है। तो आइए हम सर से खुद बातें करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। और इस समय वर्तमान में ये टीवी सीरियल पर वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में हम इनसे खुद पहले परिचय जानते हुए आगे गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। मैं योगेश विक्रांत, मैं गाजीपुर का ही रहने वाला हूं और मेरा गांव है युवराजपुर। और मेरी पढ़ाई लिखाई शुरुआती दिनों में यहीं हुई है। गाजीपुर गवर्नमेंट सिटी स्कूल से मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी। उसके पहले मैंने हाई स्कूल डीएवी इंटर कॉलेज से किया था। तो गाजीपुर मेरे लिए नया नहीं है, गाजीपुर मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है और मेरा शहर है। और मेरी बाकी की पढ़ाई जो है हायर एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई थी और मैं मुंबई 2004 के अंत में गया था। और मुझे शुरुआत में पत्रकारिता का बहुत ज़्यादा वो था कि मैं पत्रकार बनूं, लेकिन थोड़े ही दिनों में मुझे समझ में आया कि पत्रकारिता का कैनवस मेरे लिए पर्याप्त नहीं है और मुझे जो करना है उसके रास्ते मुंबई में ही है। तो मैं फिर वहाँ पहुँच गया और वहाँ जाने के बाद मैंने शुरुआती दिनों में काफ़ी संघर्ष किए और बहुत सारे लोगों को असिस्ट किया। उसी दौरान नीरज पाठक जी के साथ काम करने का मौका मिला और उनकी पिक्चर आई अपने, उसमें मैंने उनको असिस्ट किया राइटिंग में। उसके बाद राइट या रॉन्ग में मैंने नीरज पाठक जी को असिस्ट किया राइटिंग में भी और डायरेक्शन में भी असिस्ट किया। और वहाँ से मैंने फिर टीवी की ओर अपना रुख मोड़ा और मैंने अगले जन्म मोहे बिटिया एक ईजो का टाइटल ट्रैक लिखा, जो उस साल का सर्वश्रेष्ठ टाइटल ट्रैक के रूप में जाना गया और इंडियन टेली अवार्ड 2009 मुझे मिला। और उसके बाद से लगातार मैं टीवी के लिए काम कर रहा हूँ। करीब 16-17 टेलीविजन सीरियल्स के डायलॉग और स्टोरी स्क्रीन प्ले मैंने किए हैं। और अभी हमारा एक शो भीमा एंड टीवी पे चल रहा है 8:30 बजे और दूसरा अटल चल रहा है 8 बजे, जिनके डायलॉग्स कर रहा हूँ। तो ये एक जर्नी है जो कह सकता हूँ कि मैं लगातार तय कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरी अभिरुचि जो है साहित्य में भी है और रंगमंच में भी है, मैंने थिएटर भी बहुत साल किए। लेकिन कुल मिलाकर कहना ये चाहूँगा कि गाजीपुर आकर कुछ करने की जो लालसा रही है वो अभी भी थोड़ी कम ही पूरी हुई है। और यही वजह है कि हम अपने गांव में अपने पिताजी के मरणोपरांत उनकी जयंती मनाने का एक निर्णय किया और जो पिछले 3 साल से अनवरत चल रहा है। और हर बार कुछ नया इनोवेटिव कार्यक्रम हम वहाँ कर रहे हैं और दिग्गज कलाकारों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि आसपास के जितने भी सुधी जन हैं उसमें इकट्ठा हों, उसमें आएं और शिरकत करें और हर साल ये सिलसिला चलता रहे। और इसी बहाने हो सकता है कि मेरी तरह और भी युवा प्रतिभाएं इन चीज़ों को देखकर पहले ही एक्सपोजर मिले उन्हें और वो अपना जो दशा और दिशा है कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकें। क्योंकि जब मैं गांव में था तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। स्कूल की पढ़ाई के दौरान बस यही पता होता था कि कुछ लड़के जो होते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। बहुत लिमिटेड स्कोप थे और उन्हीं में से चुनना था। पेरेंट्स के पास भी बताने के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं था कि क्या आप कर सकते हो, क्योंकि वो यही जानते थे कि फलाने का लड़का ये बन गया तो तुम भी यही बन जाओ। इससे ज़्यादा उनके पास और जैसे गाजीपुर में क्या है ना, एक ट्रेंड चलती है, जैसे गांव में या मोहल्ले में अगर कोई डॉक्टर बन गया तो सारे लोगों का ये होता है कि तुम भी डॉक्टर बनो, वो उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो अगले का। अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि 4 नवंबर को युवराजपुर में होने वाला है, जो सर ने अभी बताया, उनके पिताजी का जयंती है। तो उसमें आप लोगों को भी आने के लिए आमंत्रण किया गया है।
आप लोग भी आइए, सर ने बताया ही कि इससे एक नए लोगों को एक मतलब मार्ग मिले, लाइन लेंथ मिले कि जिससे आगे वो बढ़ने के लिए कुछ करने के इच्छुक हैं तो वो करें। इसको देखकर भी हम ये कार्य हो रही है और जयंती भी है उसके साथ साथ हो ही रहा है। तो सर वहां और लोग क्या क्या आ रहे हैं, क्या कैसे हो रहा है? इससे पहले तो आपने किया ही है। देखिए, जयंती मनाने में हम हर साल कुछ नए तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहली बार तो हमने यही बताना चाहा कि किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी जयंती क्यों मनाई जाए। पहला तो यही सवाल है। और क्या जरूरी है कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो तभी उसकी जयंती मनाई जाए? क्या हम अपने पिता की जयंती नहीं मनाएंगे? क्योंकि माइथोलॉजी में कहते हैं कि हम अपने ही माइथोलॉजी की बात करें कि जब देवताओं में प्रतिस्पर्धा हुई कि सबसे ज्यादा कौन ताकतवर और किसकी पूजा होगी, और गणेश जी ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा करके जब अपनी यात्रा पूरी की तो उनको सबसे बड़े देवों के देव के रूप में जाना गया कि गणेश की ही पूजा सबसे पहले होगी। तो ये सिर्फ माइथोलॉजी की बात नहीं है। हम अक्सर क्या होता है कि हम किसी बहुत बड़ी छवि और बड़े नाम के लिए उसकी जयंती मनाते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं, लेकिन कई बार हम क्यों हैं और हमें जिन्होंने जन्म दिया वो क्या थे, इसको हम भूल जाते हैं। तो ये एक जरूरी नहीं है कि आप अपने पिता की जयंती मनाएंगे तो उसमें पूरा शहर शामिल होगा तभी वो जयंती कहलाएगी। आप अकेले भी जाकर के अगर पिता की स्मृतियों को याद कर रहे हैं और उसी बहाने अपने होने को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं जो हूं वो क्यों हूं और उसमें उस पिता का क्या योगदान रहा है, तो आप बेशक वही काम कर रहे हैं जो गणेश जी ने अपने पिता के लिए किया होगा। तो ये एक मन में था कि पिताजी नहीं रहे, हमने बहुत कोशिश की कि वो कैंसर से जूझते हुए बच जाएं लेकिन नहीं बच सके। तो ये तो एक नश्वर शरीर है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम उनकी स्मृतियों को सहेजें, जो उन्होंने जीवन में सकारात्मक कार्य किए हैं उन कार्यों को अंडरलाइन करें और जो भी लोग वैसा काम कर रहे हैं उनकी हम सराहना करें या उन्हें हम प्रोत्साहित करें कि ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए। तो कहते हैं कि जो रंग समाज को अच्छा वो देता है, एक चार्म देता है, क्यों ना उन रंगों को और गाढ़ा किया जाए। क्योंकि गुंडई, बदमाशी, बदतमीजियां, इसको अंडरलाइन करने वाले तो बिना कहे मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई गांव में बिजली ले आता है, कोई गांव में पानी ले आता है, कोई गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम ले आता है, दंगल ले आता है, वैसी छवियों को क्यों ना याद किया जाए। और अगर हम वैसे याद करेंगे तो 10,000 की आबादी में से 2 व्यक्ति भी, 2 बच्चे भी ऐसे निकले जो इस तरह का काम करेंगे, तो कहते हैं कि अंधेरा तो बहुत बड़ा होता है। अंधेरा इतना बड़ा होता है कि हर तरफ अंधेरा ही दिखता है, लेकिन चराग छोटा सा होता है, एक जलता है और अंधेरे की वाट लग जाती है ना। मतलब पूरा कमरा रोशन हो जाता है, पूरा इलाका रोशन हो जाता है। तो पूरे गांव को रोशन करने के लिए 10,000 लोगों की जरूरत नहीं है, 2 चिराग भी काफी है। तो जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। तो वही बात है कि निदा फाजली का शेर है। तो सारे चिराग बचे ना बचे, उनको जरूर बचा लीजिए जो हवाओं से डरते नहीं और जो रोशनी करते हैं। तो हमारा यही था, और पहली बार हमने उनके दोस्तों को बुलाया, उनके साथ पढ़े हुए लोगों को बुलाया, उनके साथ दंगल में कुश्ती लड़े हुए लोगों को बुलाया कि आप याद करिए कि कौन थे वो। तो पहला कार्यक्रम सिर्फ उनको डेडिकेटेड था। दूसरी बार जब हमने किया तो उसमें उनकी छोटे छोटे फुटेज को जोड़ के एक वृत्तचित्र बनाया जिसमें बहुत सारे लोगों ने उनको याद किया उस बहाने। फिर एक कवियों का पहली बार हमने बड़ा कवि सम्मेलन गांव में किया, जो नामी गिरामी कई हस्तियां आई उसमें और कविताएं पढ़ी। फिर एक भोजपुरी के बहुत बड़े गायक थे मोहम्मद खलील, जो कैसेट के जमाने में भी उनका कैसेट नहीं आ पाया, लेकिन आज भी जनता में वो जीवित है। तो उनके गानों को गाने वाले उन्हीं के साजिंदे थे, मतलब हैं उदय चंद परदेसी जी जो इलाहाबाद में थे। तो उनको बुला करके केवल खलील के गानों को डेडिकेट करके पूरा प्रोग्राम किया और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। तो इस बहाने हमने वहां के लोगों के लिए एक आईना दिखाया कि आप ऐसा कुछ चीजें करिए और जो लोग उसमें रस लेते हैं वो उन चीजों के प्रति एक जिज्ञासा बनाएं और वो सीखना चाहें, करना चाहें। हम सभी वहां से निकल के हमें रामलीला में छोटा रोल मिलता था, क्योंकि मतलब गांव में तो आप बड़े चाचा ताऊ हैं, उन बड़े बड़े रोल उनके हाथ में होते हैं। आप बानरी सेना में होंगे या रावण की सेना में होंगे या छोटे मोटे ऐसे ही कोई रोल मिलेगा, तो वो जो प्यास रह जाती है कि हमने कुछ किया नहीं, वही हमें बंबई ले जाती है और वही प्यास आपसे जिंदगी में कुछ बड़ा करवा जाती है।
तो वही हम चाहते हैं कि आज की जनरेशन में जिनमें वो प्यास है, वो प्यास थोड़ी सी बढ़ जाए, जो वहां ना पूरी हो तो बाहर निकल के पूरा करें। तो ये एक बहाना है कि जो भी सांस्कृतिक चीजें हैं, जो धरोहर है, उनसे जो जिनका इत्तेफाक है, जिनका लगाव है, वो देखें कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसा और करने वाले हैं, और देखो ये करके गए हैं, और हम भी बढ़ेंगे तो करेंगे। तो वो फिर वो साहस बढ़ जाएगा। तो हम बस वही है कि चिराग थोड़ा सा जलाइए, बाकी तो रोशनी हो ही जाएगी। और युवराजपुर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा से सर से और भी जानते हैं कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं और क्या कार्यक्रम उसमें आयोजित की जाएगी। 4 नवंबर को शाम 7 बजे से जो युवराजपुर में कार्यक्रम होने जा रहा है, सांस्कृतिक संध्या, उसमें इस बार हम श्री भरत शर्मा व्यास जी को बुला रहे हैं, जो कि भोजपुरी लोकगीत के बहुत ही दिग्गज गायक हैं और जिन्होंने भोजपुरी को समृद्ध किया है। दूसरे मदन राय जी हैं, जिन्होंने निर्गुण परंपरा को बहुत बखूबी निभाया और गाया भोजपुरी में, और व्यास जी मौर्य, वो भी इस बार इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो इन 3 बड़े लोक गायकों को हमने इस बार आमंत्रित किया है मुरलीधर सिंह जयंती समारोह में। तो आप भी आइए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, आनंद उठाइए। और ये एक तरह का अनूठा कार्यक्रम है, एक गांव में इस तरह से बड़े भोजपुरी के लोक गायकों को इकट्ठा करना, एक मंच पर इतने बड़े दिग्गज कलाकारों को बुला पाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आप भी आइए और लुत्फ उठाइए इस कार्यक्रम का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गाजीपुर के लिए। यह एक मतलब ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम लोगों ने सोचा था, लेकिन अब बदलाव आ रहा है सर। अब बहुत से बदलाव आ रहे हैं, बहुत से लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। अब पहले जैसा गाजीपुर नहीं रह गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।